तो वेलकम स्टूडेंट्स। अब हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि जो प्रोटॉन होते हैं वो एक्चुअली बेसिकली तो सेम होते हैं, लेकिन जो उनके इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यही जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है उसी के बेस पे हमें पता चलते हैं कि कौन सा प्रोटॉन कैसा है, यानी कितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं वो हमें पता चल जाते हैं, है ना। क्योंकि हर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का अपना एक केमिकल शिफ्ट होता है, उससे हमें नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में पता चलते हैं। तो केमिकल शिफ्ट हमने देखा, वो शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट पे वो मेनली डिपेंड करते हैं। जितना शील्डेड प्रोटॉन होगा उतना ही उसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू कम होता है, जितना डीशील्डेड प्रोटॉन होता है उतना उसका जो वैल्यू होता है केमिकल शिफ्ट का वो थोड़ा सा हाई होता है। तो इससे पहले भी हमने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो हर किसी का अपना एक टिपिकल, यहाँ हम बोलेंगे एन अप्रोक्सीमेट क्या होता है केमिकल शिफ्ट होता है, आपको लिटरेचर में गिवन होता है। जैसे कि मिथाइल में इस टाइप का है, मिथिलीन में इस टाइप का है ना, मिथाइल में इतना है। लेकिन ये थोड़ा प्लस माइनस आगे पीछे जाते हैं जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि उनके सराउंडिंग में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो इसका 0 पॉइंट की जगह 1.2 भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट है कि इतने इसके आसपास आएंगे। तो इन चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस किया है इन क्लासों में। उसको भी आप थोड़ा सा नज़र दीजिएगा उन लेक्चर्स को, क्योंकि इसमें इतना फिर से हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस किया। इनका जैसे ये मिथाइल कीटोन है तो इसका थोड़ा सा डाउनफील्ड की तरफ है, यानी केमिकल शिफ्ट हाई क्यों है इसको भी हमने डिस्कस किया। इसका अपफील्ड क्यों है, यानी 2.5 क्यों क्यों आ रहा है, जबकि विनाइल का 5.5 to 6 के आसपास आते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट में, है ना। और हेलोजेंस की वजह से 3 से 4 के बीच में आता है CH2 का, जबकि CH2 का हम यहाँ देख रहे हैं 1.3 है। यहाँ हेलोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फिर से कम करते हैं और इनका डेल्टा वैल्यू हाई हो जाते हैं, है ना। इस तरह से इनमें इनमें है 7.2 से देखो आपको फिनाल यानी बेंजीन के जो प्रोटॉन्स है उनका वैल्यू 7.2 के आसपास है। एल्डिहाइड का प्रोटॉन्स 9.9 से 10 के बीच में आता है। तो इन चीज़ को हमने डिस्कस किया है फैक्टर्स इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट में। मैं चाहता हूँ उस लेक्चर को आप फिर से देखें। जैसे कि मैं एक को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, जो कि मैंने उस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। ये देखो 9 से 10 के बीच में केमिकल शिफ्ट यानी हाईली डाउन फील्ड है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि अगर हम इसका अगर ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे, सी डबल बॉन्ड, इसको ऐसे ड्रा करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, आपका ये से फॉर एग्जांपल हम इस एस्टाल्डिहाइड का ही लेंगे एग्जांपल H है। ठीक है, जब हम इस सैंपल को एल्डिहाइड को एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो इसका लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सर्कुलेट करने लगते हैं, इजीली सर्कुलेट करने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड बाय ओवरलैपिंग से बना होता है, इस तरह से वो बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली सर्कुलेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वहाँ पे इससे पहले वाले लेक्चर में उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्ड करते हैं हम। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि कुछ ऐसे ओरिएंटेशन हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जिनमें जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके सराउंडिंग में हाई होगा वो डीशील्डिंग इफेक्ट भी करते हैं वो, लेकिन वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे ये केस वाला है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को क्या करेगा, डीशील्ड करेगा, शील्ड नहीं करेंगे, डीशील्ड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको समय नहीं समझा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाता, इसलिए अब इसको थोड़ा अलग से हम यहाँ समझाएंगे क्यों ये डीशील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ आपके बेंजीन में भी होता है जो कि हम एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं, उसको वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जो ही ये सर्कुलेट करने लगते हैं पाई इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगते हैं इस तरह से। ठीक है ना,
तो इस बिलो द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अपोज करते हैं, जो ही साइड पे आता है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस एरिया में देखिए आप, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करूँगा, इस एरिया में आप देखिए इनका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर अपोज कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। देखो एरो डाउन की तरफ है, ये अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप की तरफ है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, मीन्स शील्ड कर रहा है, शील्डिंग रीजन कहेंगे इस बीच वाले को। अब हमें उससे लेना देना नहीं है फिलहाल। अब यहाँ देखिए ये वाला जो प्रोटॉन आ रहा है वो कौन से रीजन में आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो ये वाला जो अप्लाइड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो अलाइन हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन को ज़्यादा फील होती है, यानी इसका मतलब है वो फर्दर डिशील्ड होती है। ठीक है, क्यों डिशील्ड होती है, देखो अगर हम ऐसे बोलेंगे यहाँ से आप 100 गॉस मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई कर रहे थे और यहाँ से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इसको अलाइन कर रहे हैं ना, से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड 1 गॉस जनरेट हो रहे हैं, तो 100 और यहाँ से 1, यानी ये वाला जो प्रोटॉन है वो 101 गॉस यहाँ इसको फील करेंगे, 101 गॉस, 100 की जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा फील कर रहे हैं, इसका मतलब डी शील हो रहा है, तो इसलिए इसका जो डेल्टा वैल्यू है डी शील होने की वजह से 9 से लेकर 10 के बीच में आते हैं, इसी को हम मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी बोलते हैं। जबकि हमने अक्सर क्या देखा था कि बहुत सारी जगहों पे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही शील्डिंग ज़्यादा, लेकिन यहाँ इसकी ओरिएंटेशन ऐसी है कि जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ रीएनफोर्स करते हैं, इसलिए ये डी शील्डिंग इफेक्ट इस मॉलिक्यूल में दिखाता है। सिमिलरली बेंजीन में दिखाता है। आप फैक्टर्स इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट वाला लेक्चर सुनिए, या जो मैंने आपको बुक शेयर किया है उस बुक के शायद 146 पेज के आसपास जो है उस इसका दिया हुआ है रीज़न, तो आप उसको भी प्लीज़ पढ़िएगा, फिर समझ में नहीं आता तो फिर से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ का अपना केमिकल शिफ्ट का वैल्यू होता है, जिसके बेस पे जब आपको एनएमआर का सिग्नल मिलता है तो उसके बेस पे आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फिर डिटरमाइन करते हैं कि इसके आसपास ये होगा, इसके आसपास ये डीशील्डेड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, ये हाईली शील्डेड है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा, इस तरह से आप कर सकते हैं, जो हम आगे कुछ एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। अब हम सिग्नल को डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के, पहले सिंपल से शुरू करेंगे, हम स्प्लिटिंग पे नहीं जाएंगे। से फॉर एग्जांपल आपका CH4 है, तो जब भी इसका आपको सिग्नल देना है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है ना, ये TMS का 0 1 2 3 आएगा, तो आपको यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई सराउंडिंग में 2 टाइप के प्रोटॉन नहीं है, सारा जो 4 का 4 हाइड्रोजन है वो एक ही हाइड्रोजन से, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एक ही सिग्नल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस समय। ठीक है, अभी हम डेल्टा के वैल्यू के बारे में भी अलग बात नहीं करेंगे, सिंपली कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वही डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। अब है फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला CH3 है, CH3 है, 2 टाइप के। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हम इसको पहले नाम देंगे A। याद रखना मैं बार बार कह रहा हूं, जो सेम कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो सारा इक्विवेलेंट होता है, उनकी वजह से 2 सिग्नल नहीं होते हैं, तीनों की वजह से एक ही सिग्नल आएगा, बिकॉज ऑल द 3 कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स आर इक्विवेलेंट। अब हम देखेंगे इसको A टाइप का हमने प्रोटॉन माना, ये H कितने हैं, 3 है, तीनों को एक ही टाइप का प्रोटॉन माना। ये CH3 क्या दोनों सेम है? क्या आपको लग रहा है बीच में कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है, बीच में कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़, मीन्स ये 6 के 6 प्रोटॉन्स क्या है, सेम है, दे आर ऑल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, बिकॉज हर कोई हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है
और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये CH3 और ये CH3 के प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है, और इनका केमिकल इन्वायरमेंट भी सेम होगा। इसको हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहेंगे, और NMR का सिग्नल एक ही आएगा। 6 के 6 प्रोटॉन्स की वजह से एक ही सिग्नल आएंगे। बस इतना याद रखा। अब थोड़ा सा हम कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। अब है आपके पास CH3 है, CH2 है, अब इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ यानी 3 प्रोटॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन सिर्फ दो ही प्रोटॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो प्रोटॉन है HH, दोनों एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, फिलहाल ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज क्लोरीन इससे डायरेक्टली अटैच है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले जाते हैं। और ये जो प्रोटॉन हैं, ये दोनों प्रोटॉन थोड़ा सा डिशील हो जाते हैं, जबकि ये 3 प्रोटॉन्स क्लोरीन से बहुत दूर है। तो एज कंपेयर टू ये 2 प्रोटॉन्स ये थोड़ा सा शील्ड हैं। मीन्स ये आप दोनों प्रोटॉन सेम नहीं हैं। तो एक को हम ए टाइप का प्रोटॉन्स कहेंगे, एक जो इसको हम ए टाइप के कहेंगे, तो ये बी टाइप का प्रोटॉन्स कहेंगे। तो अब हम NMR सिग्नल हम देते हैं, यहाँ TMS 0 पे आएगा। अब कौन सा TMS की तरफ आएगा, शील्डेड वाला कि डिशील्डेड वाला? हमें पता है जो शील्डेड वाला होता है हमेशा TMS के पास आते हैं, इसका सिग्नल TMS के पास आएगा। वो शील्डेड वाला कौन था, CH3 यानी ए टाइप के प्रोटॉन्स पहले आएंगे, इसके बाद शील्डेड वाला प्रोटॉन यानी बी टाइप का सिग्नल यहाँ आएंगे, बी। इसको हम बी से दिखाएंगे। ए का सिग्नल थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 3 प्रोटॉन्स की वजह से आ रहे हैं। और बी का थोड़ा सा छोटा दिखाएंगे, क्योंकि 2 ही प्रोटॉन्स की वजह से सिग्नल आ रहा है। अब बताइए कि केमिकल शिफ्ट किसका ज़्यादा है? केमिकल शिफ्ट जितना डेल्टा से दूर होता है ना, केमिकल शिफ्ट बढ़ता है ना, तो बी टाइप का केमिकल शिफ्ट ज़्यादा है, डेल्टा वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू ए टाइप का प्रोटॉन्स। बस इतना याद रखना है। कुछ और एग्जांपल हम लेंगे। अब देखिए, प्रोटॉन आपको कहाँ कहाँ है, इस कार्बन ए टाइप के कार्बन पे और बी पे है। दोनों CH2 है, दोनों CH2 दूर से दिखने पे हमें लग रहा है कि दोनों CH2 है, तो दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, है ना। अब हम देखेंगे क्या दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, क्या दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। यहाँ पे एक क्लोरीन है जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच है ना, ये वाला। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ 3 Cl अटैच है दूर वाले कार्बन पे। ये इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है, ठीक है, और इनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है यहाँ पे। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन पे क्या करेंगे, कम करेगा, यानी इसको डीशील करेगा, डीशील करेगा। यहाँ देखिए, ये 3 क्लोरीन तो है लेकिन बहुत दूर है, यानी इस बॉन्ड के यहाँ पहुँच के फिर इस बॉन्ड दोनों को क्या करना पड़ेगा, डीशील करना पड़ेगा, है ना। तो इतना इस पे इफेक्ट नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना, इसका इन्वायरमेंट इस 2 CH2 का और इस 2 CH2 का इन्वायरमेंट क्या होगा, अलग होगा। बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली लिंक था, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा सा दूर इसके साथ लिंक है। तो ये अब 2 प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, नॉन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब इनकी वजह से हमें 2 सिग्नल आएगा। एक थोड़ा सा TMS के पास आ जाएगा, ये वाला जो थोड़ा सा शील्डेड है, और जो थोड़ा सा डीशील्डेड है वो TMS से दूर आ जाएगा। इस तरह से आपको सिग्नल आते हैं डिफरेंस का। इसलिए आपको मैं बार बार कहता था कि इसमें कितने सिग्नल आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 3, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट। जबकि CH2 तो दोनों है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ ये Cl और इन Cl की वजह से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कहा
देखा, वहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है वो न्यूक्लियस को शील्ड करता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे एनर्जी कम देना पड़ता है, एक्साइटेशन इजीली हो जाते हैं। जितना डिशील्ड होता है गैप बढ़ जाता है एनर्जी का और आपको ज़्यादा एनर्जी बनता है, तो इसलिए दो दो के आपको यहाँ पे सिग्नल आएंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, आपके पास ये वाला है CH3 है, CH2 है और CH3 है। इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं? आपको CH3 है, CH3 है और बीच में CH2 है। अगर हम इसको A टाइप का प्रोटॉन मानेंगे, आप देखिए एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर बीच में एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मीन्स हमारे पास 8 प्रोटॉन्स हैं। ये तीनों प्रोटॉन्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड है बीच में। ये प्रोटॉन्स भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। ये और ये तीनों प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट होंगे, ये हमें पता है। अब हमें पता करना है क्या ये CH3 के प्रोटॉन और ये जो CH3 के प्रोटॉन से वो क्या इक्विवेलेंट हैं? क्योंकि बीच में तो CH2 है, तो अलग हो गया, दो कार्बन के साथ सिर्फ 2 ही प्रोटॉन अटैच हैं, तो डेफिनेटली इनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग भी होगा। और हमने केमिकल शिफ्ट का वैल्यू देखा तो वहाँ इनका वैल्यू अलग भी हो रहा है। अब हमें कंफ्यूज हो रहा है कि ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आर दे इक्विवेलेंट टू ईच अदर? क्या ये CH3 और ये CH3 बराबर है? फिलहाल तो ये कार्बन पे नज़र मारो आप, 3 हाइड्रोजन से ये घिरा हुआ है। यहाँ देखिए ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। फिलहाल तो दोनों सेम है। अब इस कार्बन के थोड़ा सा हम इस साइड आते हैं, इस साइड है ना, ये मैं एरो से दिखा रहा हूँ। तो एक कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस CH3 के इस तरफ आता हूँ मैं, इस तरफ जो एरो दिखा रहा हूँ, इसके जस्ट बगल में एक कार्बन है जो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। मीन्स दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट टोटली सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे A टाइप का प्रोटॉन्स और ये जो C हम इसको मानते थे, ये दोनों एक ही टाइप का प्रोटॉन्स है, दोनों सेम प्रोटॉन है ना। CH3 और CH3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। सिर्फ जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो किसका है? CH2 का है। मीन्स इसकी वजह से और इसकी वजह से एक ही सिग्नल आएगा, इसकी वजह से और एक सिग्नल आएगा, यानी आपको सिर्फ 2 सिग्नल मिलेंगे। जबकि आपको CH3 CH2 तीन टाइप के प्रोटॉन दिख रहे हैं ना, लेकिन CH3 इक्विवेलेंट होने की वजह से सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा, CH2 अन्य नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से और एक सिग्नल आएगा। अब कुछ और एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको। ये है CH3, ये है यहाँ में एक ही आप प्रोटॉन लूँगा, यहाँ पे आपका एक ही प्रोटॉन लूँगा मैं, यहाँ पे CH3 लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लोरीन को रखता हूँ, अब मैं यहाँ पे ब्रोमीन को रखता हूँ। अब हमारे पास कितने टाइप के प्रोटॉन है? से फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। फिलहाल तो हम सबको अलग ही मानते हैं फिलहाल के लिए। अब हम देखेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे। ये CH3 और कहीं और CH3 दिख रहा है आपको? हाँ, D पे आप मुझे एक CH3 दिख रहा है। अब देखेंगे A और D क्या बराबर है? सेम है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। फिलहाल ये एक कार्बन 3 H के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक कार्बन 3 H के साथ जुड़ा हुआ है, फिलहाल सेम नज़र आ रहा है। अब ये जो CH3 है, इसके जस्ट बगल में जाते ही एक CH है, इसके भी जस्ट बगल में जाते ही CH है ना। और जब हम इस CH की बात करते हैं जो इस A टाइप के CH3 से जुड़ा हुआ है, उससे हम थोड़ा सा इस साइड आते हैं तो क्लोरीन आ रहा है, यानी इस CH3 के बगल में क्या है? क्लोरीन है। इस CH3 के बगल में क्या है? ब्रोमीन है। मीन्स
ब्रोमीन और क्लोरीन दो अलग एटम्स है, इनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट भी और इनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अब सेम नहीं होगा, बिकॉज इनके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में क्लोरीन है, इसके सराउंडिंग में ब्रोमीन है, दोनों का इन्वायरमेंट अलग है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास बैठा है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास बैठा है, तो दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा ना, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले जाएंगे, उतना ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में जो ए होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, डी शील्डेड होगा, डी शील्डेड होगा, और डी थोड़ा सा शील्डेड होगा क्योंकि उसके सामने थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ए एंड डी दे आर नॉट इक्विवेलेंट, तो ए और डी अब इक्वल नहीं है, दोनों की वजह से अब अलग अलग सिग्नल आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब हम बी और सी की बात करते हैं। बी और सी दोनों जो कार्बन है, दोनों बी और सी जो प्रोटॉन है, दोनों एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, ये एक भी कार्बन से, बिल्कुल पहले तो हमें दिख रहा है सेम है। लेकिन इस हाइड्रोजन के जस्ट बगल में, यहाँ पे, अब मैं इसको ये वाला कलर यूज़ करता हूँ, इसके बगल में यहाँ पे क्लोरीन है, इस प्रोटॉन के बगल में ब्रोमीन है, फिर से केमिकल इन्वायरमेंट क्या हुआ, अलग हुआ। मीन्स अब ये दिस बी एंड सी आर नॉट इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब हमारे पास कितने टाइप के, CH3 है, CH है ना, CH है, CH3 है, इसके साथ क्लोरीन, इसके साथ ब्रोमीन, तो हमें ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो एनएमआर में कितने सिग्नल आएंगे, जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, तो मीन्स 1 2 3 4, 4 टाइप के आपको प्रोटॉन्स का सिग्नल आएंगे, आपको 4 सिग्नल मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। अब जो है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इस बी के पास है ना, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, डी शील्ड होगा। फिर इसके बाद ब्रोमीन वाला जो प्रोटॉन होगा वो थोड़ा सा डी शील्ड होगा। अब ये वाला CH3 क्लोरीन के पास है, तो ये थोड़ा सा डी शील्ड होगा, और सबसे कम डी शील्ड वाला ये CH3 होगा। मीन्स सबसे पहला अगर सिग्नल आएगा TMS के पास, शील्डेड वाले का आएगा, तो डी का सिग्नल पहले आएगा, फिर इसके बाद ए का सिग्नल आएगा, है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्टली अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं है। फिर इसके बाद जो डायरेक्टली लिंक है वो है बी और सी टाइप का प्रोटॉन, तो बी क्लोरीन के साथ अटैच है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर इसके बाद बी वाले का सिग्नल आएगा, सॉरी ये ब्रोमीन कम डी शील्ड वाला, तो सी का आएगा, फिर इसके बाद लास्ट में जो है आपको बी का सिग्नल आएगा, इस तरह से आएगा, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखो। तो हमने देखा नंबर ऑफ NMR सिग्नल होता है इक्वल टू नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स उतने ही NMR के सिग्नल आएंगे। अब थोड़ा आपको याद रखना है कि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अगर एडजेसेंट कार्बन पे हो, जिसको हम क्या कहते हैं, विसिनल कार्बन कहते हैं, और वहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको विसिनल प्रोटॉन्स कहते हैं, वो एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करते हैं, तोड़ देते हैं इनटू मोर देन वन सिग्नल, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मल्टीप्लेट्स कहते हैं, यानी एक सिग्नल को मोर देन वन सिग्नल में स्प्लिट करना मल्टीप्लेट्स कहते हैं। मल्टीप्लेट यानी अगर 2 सिग्नल आएंगे तो डुप्लेट, 3 होगा तो 3 पीक्स में इसको स्प्लिट करेंगे तो ट्रिपलेट, और 4 में क्वार्टेट, 5 में पेंटेट, इन जनरल सबको हम मल्टीप्लेट नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें याद रखना है कि अगर 2 एडजेसेंट प्रोटॉन्स होंगे और दोनों नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, तो वो एक दूसरे के सिग्नल को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और वो रूल जो होता है N+1 रूल, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। CH2 है और इसके साथ Cl है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ये ए टाइप का प्रोटॉन होगा तो ये बी होगा, बिकॉज दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। क्यों?
क्योंकि CH2 के प्रोटॉन्स के साथ Cl जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस CH2 प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डी शील्ड हो जाएगा। ठीक है। और एज कंपेयर टू CH2, CH3 का जो प्रोटॉन है वो शील्डेड होगा। मीन्स हमें अब जो सिग्नल आएगा, यहाँ पे TMS है 0 है। कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे, A और B। A और B के सिग्नल आएंगे। अब TMS के पास जो आते हैं वो शील्ड प्रोटॉन्स का आते हैं ना, तो A का सिग्नल TMS के पास आएगा शील्ड वाला, फिर इसके बाद B का आएगा शील्ड। ये सिग्नल आना चाहिए था हमारे हिसाब से। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि एडजेसेंट प्रोटॉन्स एक दूसरे के सिग्नल को क्या करते हैं, सिब्लेट करते हैं। तो अगर हम CH3 की बात करते हैं तो CH3 का जो सिग्नल है इट विल बी सिब्लेटेड बाय कौन, इसके एडजेसेंट में CH3 के बाय CH2 प्रोटॉन्स। कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स है, तो n+1 रूल के हिसाब से n कितना है, 2 + 1, 3 पीक्स में। अब ये सिंगल नहीं आएगा, 3 पीक आएंगे छोटे छोटे, इसको मल्टीप्लेट कहते हैं। CH2 का जो सिग्नल है इट विल बी सिब्लेटेड बाय कौन, इसके एडजेसेंट में CH3 इनटू कितने पीक में, n+1 में। n कितना है इसके एडजेसेंट में, CH3 के एडजेसेंट में 2 है, सॉरी CH2 का एडजेसेंट में वो सिब्लेट कर रहे हैं 3 प्रोटॉन्स, तो 3 + 1 यानी 4। यानी अब हम ऐसे बोल सकते हैं, ये जो सिग्नल आएगा TMS 0 पे था, A का जो सिग्नल है, A का मतलब कौन सा हुआ, A वाला सिग्नल हुआ CH3 का प्रोटॉन, ठीक है। B वाला सिग्नल हुआ CH2 का प्रोटॉन। तो A का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 पीक्स में जाएगा। जो CH2 का सिग्नल B है वो सिब्लेट होगा क्वार्टेट में 4 पीक्स में, 1 2 3 4, इस तरह से सिब्लेट हो जाएगा। इस तरह से आपको सिब्लेटिंग ऑफ सिग्नल हो जाते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब ये बताइए यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन हैं, CH यानी A टाइप के प्रोटॉन है और CH3 B टाइप का प्रोटॉन है। अब मुझे बताइए कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे, बिकॉज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक। अब यहाँ बताइए आप मुझे कि क्या CH3 का प्रोटॉन H प्रोटॉन्स को, ये A टाइप के प्रोटॉन को सिब्लेट करेगा या A B के सिग्नल को सिब्लेट करेगा। तो बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, मोर देन 3 बॉन्ड्स है कि नहीं, तो यहाँ पे सिब्लेट नहीं करेगा। देखिए आप ऐसे H H H O C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 बॉन्ड का डिस्टेंस है, तो ये जो प्रोटॉन्स है इन प्रोटॉन्स को वो सिब्लेट नहीं करेगा। मीन्स इसका अलग सिग्नल आएगा, इसका अलग सिग्नल तो आएगा, लेकिन एक दूसरे को ये सिब्लेट नहीं करेगा। तो सिंपली एक ही आपको TMS आएगा। ठीक है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से शील्डेड कौन है, ज़्यादा शील्डेड कौन है। ये C डबल बॉन्ड O के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ और ये यहाँ आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा शील्डेड है ना, सॉरी डी शील्डेड है ये, सॉरी डी शील्डेड है। और एज कंपेयर टू वो ये शील्डेड है, बस ये शील्डेड है। तो पहले CH3 का सिग्नल आएगा, फिर ये इस H का A का आएगा, हाँ ये B का सिग्नल आएगा। दोनों क्या होगा, सिंगलेट ही होगा, सिंगल पीक होगा, 2 पीक नहीं आएगा, सॉरी 2 पीक आएगा, लेकिन ये सिब्लेट एक दूसरे को नहीं आएगा, नहीं करेगा, सिंगल सिंगल पीक ही आएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। CH3 है, O है, फिर से यही कंडीशन में लेता हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं लेता हूँ आपको CH2, यहाँ पे फिर लेता हूँ
CH2 CH ही लेते हैं, यहाँ पे 2 Cl लेते हैं इसके साथ, बस। ठीक है। अब कितने टाइप के प्रोटॉन से ये तो दिख रहा है, ये CH3 टाइप का प्रोटॉन है, A B C। अब ए बी को क्या सिबलेट करेगा, अभी हमने देखा मोर देन 3 बॉन्ड्स का डिफरेंस आ रहे हैं, तो ए बी को सिबलेट नहीं करेगा, ना न ये किसी और को सिबलेट करेगा, ना इसका पी कोई और दूसरा सिबलेट कर पाएगा, तो इसका सिग्नल सिंगलेट ही आएगा। अब हमें बात रही बी और सी की, दोनों अलग अलग प्रोटॉन्स है ना, दोनों नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, तो एक दूसरे की सिग्नल को क्या करेगा, सिबलेट करेगा। याद रखना, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एक दूसरे के सिग्नल को सिबलेट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा था, CH3 अगर होगा तो दोनों इक्विवेलेंट है ना, ये भी CH3 ये भी CH3 है, तो सिबलेट नहीं करेगा, सिंगल पीक ही आएंगे। यहाँ CH2 और CH दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट अलग है, क्यों? क्योंकि इसके साथ 2 Cl लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगा इस CH के सराउंडिंग में, यानी डिक्रीज होने के क्या मतलब है, ये डिशील्ड हो रहा है, यानी डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, TMS से दूर चला जाएगा, है ना। इसके कंपैरिजन में ये CH2 इस O के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और दूसरा Cl दूर से इसको थोड़ा सा इफेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम डिशीलिट होगा, क्योंकि 2 क्लोरीन यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इसके बाद ये तो बहुत दूर है इस क्लोरीन से, सिर्फ ऑक्सीजन के पास है, तो इन सब से ये थोड़ा सा शील्ड हो गया। ये इसको हम मीडियम M से कहेंगे, ना ज़्यादा शील्ड है ना ये ज़्यादा डिशील्ड है। आप कितने आपको NMR के सिग्नल मिलेंगे, TMS का यहाँ पे आएगा, तो सबसे डिशील्ड वाला कहाँ आते हैं, TMS से दूर आते हैं, पहले इसका सिग्नल आएगा, यानी C टाइप के प्रोटॉन का, फिर इसके बाद मीडियम वाला आएगा B का सिग्नल, फिर इसके बाद आएगा A का सिग्नल, बस ये 3 आपको सिग्नल आएगा, 3 टाइप के। लेकिन हमें पता है ये सिग्नल ऐसे सिंगल तो नहीं आते हैं, अगर इनके एडजस्टन में कोई दूसरा होते हैं तो एक दूसरे के सिग्नल को क्या करते हैं, सिबलेट करते हैं, तो ये तो किसी को सिबलेट नहीं करेगा, बहुत दूर है, तो CH2 का सिग्नल CH सिबलेट करेगा, CH2 का सिग्नल कौन सिबलेट करेगा, सिबलेट बाय कौन, CH, क्योंकि इसके एडजस्टन में है, इंटू N+1 रूल के हिसाब से, N कितना है, 1 है ना, हाइड्रोजन एक ही है ना, इसके एडजस्टन में 1+1 क्या, 2, डुबलेट में ये सिबलेट करेगा। और CH का पीक, CH का पीक सिबलेट कौन करेगा, CH का पीक इसके एडजस्टन में CH2 है, यानी ये 2 प्रोटॉन सिबलेट करेंगे, N+1 के हिसाब से 2+1 3 हो जाएगा, तो CH2 यानी B टाइप का प्रोटॉन को सिबलेट हो जाएगा 2 में, और CH यानी C टाइप का प्रोटॉन। अब हमें दोबारा इसको ये बनाना पड़ेगा, TMS का वैल्यू 0, सबसे पहले A का सिग्नल आएगा, ये शील्ड वाला, कोई सिबलेट नहीं कर, सिंगल पीक कर रहा है। फिर इसके बाद हमें किसका सिग्नल आता है, B का जो सिग्नल है वो डुबलेट में हो रहा है, 1 2 सिग्नल में, है ना, ये B का है, ये A का। इसके बाद C का सिग्नल आ रहा है 3 में, ट्रिपलेट में, 1 2 3, तो ये C का सिग्नल, इस तरह से आपको इसका NMR स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए हैं, आप इसको वहाँ आप इसके बेस पे, इस नॉलेज के बेस पे वहाँ ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की, थोड़ा सा अब आइडिया मुझे लगता है, अब उम्मीद ये रखता हूँ कि आपको थोड़ा सा अब आइडिया आएगा, और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि हमें NMR जो स्पेक्ट्रम है वो हमें सिर्फ आपको टाइप ऑफ प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, बल्कि नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो 3 पीक का क्या मतलब है, 3 पीक का मतलब है
कि इसके एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन होंगे। ठीक है। इसके 3 पीक का क्या मतलब, हमेशा याद रखना है जब भी कहीं आपको 3 पीक मिल रहा है स्प्लिट कर रहा है तो आपको डायरेक्टली आपको अंदाज़ा आना चाहिए कि इसके एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन है। अगर आपको सिर्फ 2 पीक मिल रहा है तो आपको एकदम से आइडिया आना चाहिए कि इसके एडजेसेंट में एक ही प्रोटॉन है। अगर आपको एक ही सिग्नल मिल रहा है, एक ही पीक आ रहा है, तो आपको आइडिया आना चाहिए इसके जस्ट एडजेसेंट में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, इसलिए आपको सिंगल पीक आ रहा है। ठीक। अगर आपको इसी तरह से कि 4 पीक मिल रहा है ऐसे कोटेड, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए जिस प्रोटॉन का ये सिग्नल है उसके एडजेसेंट में 3 प्रोटॉन ज़रूर होंगे। ठीक है। अगर आपको 5 पीक मिल रहा है तो आपको एकदम से आना चाहिए आइडिया कि इसके एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है।